सूचना करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। जो लोगों के पास आइडिया है ठीक है, जो लोगों के पास आइडिया नहीं है वो लोगों के लिए भी ठीक है। सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का किया था। एक लेवल में वो कंप्लीट हो भी गया था। उसके बाद दूसरा पोर्शन से शुरू होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा एडवांस, मैंने बहुत एडवांस नहीं बोला है, थोड़ा एडवांस हम बात करेंगे। यहां पर जर्नल की बात नहीं करेंगे, यहां पर टेक्निकल अकाउंट्स के बारे में बात होगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आईएफएस। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। थर्ड होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ होगा आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये 15 मार्क्स थ्योरी एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, दोनों ही यहां पर आएगा। मतलब प्रैक्टिकल मतलब आपको लैब में काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये सिचुएशन में कितने हद तक लैब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन थ्योरी का पोर्शन तो होगा ही। तो हम लोगों को फुल लेंथ में ये 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब ये बता दे दीजिए कितना लिखित है और कितना बिना लिखे हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड आईएफएस पूरा ही नॉन एमसीक्यू पेपर है। मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अकाउंट्स में पहले भी था, यहां पर सेम ही है, लेकिन यहां पर एक थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एंड बाकी जो दो पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड आईटी, आपको एमसीक्यू में डालना पड़ेगा, वो एमसीक्यू पेपर्स है। मजे का बात है यहां पर हम लोग जो पेपर प्रिपरेशन करेंगे वो एमसीक्यू भी होगा, नॉन एमसीक्यू भी होगा। नाउ टाइमिंग आप लोग जानते हैं सुबह कितने बजे से क्लास शुरू होता है। यू नो वेरी वेल। ये सर सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगा। कॉलेज अब इसी फॉर्मेट में होगा, प्रिंसिपल सर ने नोटिस दिया है, ये आपके ऊपर आप जानते भी है। ये आप लोगों का बहुत दिनों का पुराना डिमांड था, वो कॉलेज ने एक्सेप्ट भी किया है। एक्चुअली आपके डिमांड के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है, कोरोना के सिचुएशन के लिए एक्सेप्ट करना पड़ा। आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर ऑफलाइन में ही एग्जाम होगा, एकदम श्योर। पूजा के बाद ओपन हो जाएगा एंड एग्जाम ऑफलाइन में ही होगा। तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रिपरेशन जिस फॉर्म में होना चाहिए उसी फॉर्म में करेंगे। जैसे हम लोग लास्ट क्लास ईयर में भी लास्ट 2 सेमेस्टर में किए हैं, उसी ऑनेस्टी के साथ इस सेमेस्टर में भी हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई डाउट नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मेरा आप लोगों के साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ 3 दिन का रिलेशन है। मतलब हफ्ते में 5 क्लास मिलेगा आप लोगों को अकाउंट्स का। यहां पर 3 क्लास सिर्फ मैं लूंगा, बाकी 2 क्लास प्रोफेसर शोंगबाद बैनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम जो पहले मेरा पूरा अकेलो बियर करना पड़ता था, अब शेयरिंग हो जाएगा। मतलब 3 क्लास मैं लूंगा, 2 क्लास सर लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन क्लास रहेगा। अगर बाई चांस मेरे को इस कारण के लिए ऑफ हो जाता है, आप लोग तो जानते ही है, सैटरडे में ले लूंगा उसका कंपेंसेशन। ठीक है, तो ये मेरा एरिया है, मेरा क्लास का वैरायटी है। अब मैं कौन कौन सा एरिया कराऊंगा, उस कंटेंट में क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
चलिए, मेरा एरिया होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 सीसी पेपर, मार्क्स 80 मार्क्स कैरी करता है। क्या क्या चैप्टर इसमें है आप लोग देखिए, जितना अपना ऊपर जाएंगे आपका नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होता जाएगा, लेकिन नंबर चैप्टर्स का डेप्थ बढ़ता जाएगा। फर्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग 15, वो देखने में तो छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। एप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बहुत कुछ है उसमें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, वो भी उसका पार्ट है। तो 2 चैप्टर हुआ। पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मिला के 30 मार्क्स आएगा। बाकी आएगा डिपार्टमेंट, ब्रांच, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, investment, profit prior to incorporation, accounting for business acquisition. तो क्या क्या चैप्टर हम लोग कवर करेंगे? Is it visible screen? Yes, sir. Yes, sir. Partnership, dissolution, department, branch, hire purchase, investment, profit prior to incorporation, and accounting for acquisition of business. अभी तक जो डिसाइड हुआ है 1 and 2 कराएंगे आप लोगों को संवाद सर। 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 कराऊंगा मैं। मेरे साइड से आपको मिलेगा 10, 10, 10, 10, 40 मार्क्स। संवाद सर अभी तक जो डिसाइड हुआ है 30 मार्क्स। उसके बाद देखा जाएगा किसका कितना खत्म हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली विल टेक अ स्टेप। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कौन कराएगा और नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर्स टू बी कवर्ड। क्लियर और नॉट? Yes, sir. पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ है। नाउ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा सर? क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? क्वेश्चन का पैटर्न होगा 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स करके 50। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 8 क्वेश्चंस का, एंड ग्रुप भी रहेगा 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स करके 30 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ग्रुप ए जाहिर सी बात है वो मेरा ही पार्ट होगा, और ग्रुप बी जाहिर सी बात है सर का पार्ट होगा, बिकॉज 15 मार्क्स का यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन पार्टनरशिप से ही आएगा। एंड ग्रुप ए जो 10 नंबर का क्वेश्चन वो मेरा जो कराया हुआ है वहां से आएगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, इसके साथ यहां तक कोई क्वेरी है तो बात कर सकते हैं हम लोग। मेरे लिए अगर आप खर्चा करके एक खाता मेंटेन करेंगे, जहां पर आप लोग जानते ही पूरा खाता मेरे लिए, मेरा खाता, उसमें आप पूरा कवर करके रखिए। अच्छा, यहां तक कोई क्वेरी नहीं है तो मैं कुछ एडिशनल बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां तक कोई क्वेरी? No, sir. अगर यहां तक कोई क्वेरी नहीं है, मेरा एक छोटा बात है, एक मैं देखता हूं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन में अगर जो क्वेश्चन कराऊंगा मोर और लेस, उसका अगर शीट में पहले आप लोगों को दे देता हूं, क्या आप लोग जेरोक्स करके रख सकते हैं, सो दैट आप लोग जब खाता में उतारेंगे तो उसका क्वेश्चन आपको उतारना नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन उतारने से ही आपका हो जाएगा। अगर आप लोग सहमति देते हैं तो मैं करूंगा। अगर आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर नहीं दे, आप लोग हम लोग प्रिंट नहीं कराएंगे, देन मेरा कुछ बोलना नहीं है। क्या करना चाहते हैं बोलिए। सर सर हाँ, जेरोक्स निकाल लेंगे सर। आई थिंक मेरा ओपिनियन भी ऐसा ही है।
वो रखने से आप लोगों का क्लास करने में इजी रहता है। क्वेश्चन आपके सामने प्रिंट रहेगा। कोई अगर आप लोग दोस्त एक साथ हैं, आप लोग क्या करेंगे, एक प्रिंट निकाल के सब शेयर कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में है तो आप लोगों को ये थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 नहीं 10 सर। 10 पेजेस प्रिंट है। हो जाएगा सर, हो आई जाएगा। थिंक बहुत कॉस्टली क्या होगा? नो सर। कैन यू अफोर्ड? यस सर। बस मान लीजिए ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग डाल लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। आप लोगों को लिए जो कराऊंगा दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए अभी बिजनेस, अभी तक हम लोग जो बात किए थे सेमेस्टर 1 में, वो सिंपल बिजनेस था। मतलब सिंपल बिजनेस का मतलब है सर वो एक ही जगह माल खरीदता है, एक ही जगह माल बेचता है, इसमें कोई स्पेशल मैटर नहीं था। मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, माल खरीदते हैं बेचते हैं, माल खरीदते हैं बेचते हैं। पारा में जो मुदी का दुकान था, स्टेशनरी का दुकान था, लाइक उस तरीके का, माल खरीदते हैं बड़ा बाजार से और खिदिरपुर एरिया में बेचते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई स्पेशल मैटर नहीं था। लेकिन इसके बाद हम इसके बाद हम लोग जो करेंगे, इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो बिजनेस स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहां पर वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर आपका कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर आपका प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट सेंटर का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब यहां पर अब मैटर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जो पहले नहीं था। बिकॉज थोड़ा हायर है तो आपको हायर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। यहां पर लिटिल बिट आपको कॉम्प्लेक्स चीज देखना पड़ेगा जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा था। बिजनेस तो एक सिंपल स्ट्रक्चर में रेगुलर होता नहीं है। माल खरीदते हैं बड़ा बाजार में, खिदिरपुर में बेचते हैं। ये करने से बिजनेस कितना दिन सरवाइव कर सकता है आज के डेट में? बहुत ज्यादा नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो एज ए बिजनेसमैन यू कैन डिवाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आप छोड़ नहीं सकते, तो आपको बिजनेस को एक्सपांशन करना पड़ेगा। लेकिन इंसान आप एक है, एक्सपांशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट बेचते हैं तो कितना दिन आप बिजनेस सरवाइव कर सकते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट अभी देखेंगे, जो लोग मुझको छोड़ के, जो लोग गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड लेके घूमने के लिए जाते हो, मुझको लेके नहीं जाते हो, वो लोग देखेंगे प्योर साउथ इंडियन दुकान में भी चाइनीज मिलता है, बड़ा बाजार का दुकान में भी जो प्योर वेज दुकान में था वहां पर वेज चाउमीन मिलता है। सर ये कैसे हुआ? बिकॉज ये दिमाग में चला गया है बिजनेस में, भाई एक चीज रखने से बिजनेस नहीं हो सकता है। इसलिए मोबाइल के दुकान में सिर्फ मोबाइल नहीं बिकता है, उसका एक्सेसरीज भी बिकता है। इसका एक ही रीजन है, आज का डेट में सर किसी एक के ऊपर रिलाई कर नहीं सकते, एक कस्टमर के ऊपर। तो आपको बिजनेस को डाइवर्शन करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको मल्टी फेसेट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे सर आप सिर्फ टेलरिंग का ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते, सिर्फ क्लोथ्स का ऊपर आप बिजनेस डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? टेलरिंग का भी देखना पड़ेगा एज वेल एज क्लोथ्स का भी। मतलब दो बिजनेस आप कंटिन्यू करेंगे, मतलब एक टेलरिंग का बिजनेस भी होगा, एक क्लोथ का भी बिजनेस होगा। ओके, आप सिर्फ शॉमिल्स मतलब जहां पर काट का चिराई होता है, जहां पर काट का ब्लॉक, बड़ा बड़ा ब्लॉक जो होता है ना, उसको कटिंग होता है, आप सिर्फ शॉमिल का बिजनेस करेंगे नहीं होगा, उसके साथ आपको फर्नीचर का बिजनेस भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप एक जगह में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। नाउ आपका टॉप मैनेजमेंट,
मान लीजिए आपका बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट आप ही है, आप एक एक आइटम को, एक एक प्रोडक्ट को कैसे देखना चाहते हैं? आप क्या सबको सिंगल बिजनेस मान के चलते हैं? ये आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। आप हर बिजनेस को अलग अलग सेंटर मान के चलते हैं। अगर आप मानते हैं माई सर मेरा एक ही बिजनेस है, वो फर्नीचर बोलिए, वुड बोलिए, सभी एक ही बिजनेस है, क्लोथ्स बोलिए, टेक्सटाइल बोलिए, टेलरिंग बोलिए, सभी एक ही बिजनेस है, देन आपके लिए कोई एडवांस एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपके पास तो टोटल सेल्स अवेलेबल है, आपके पास तो टोटल कॉस्ट अवेलेबल है। पारा में जो मुदी का दुकान है वो क्या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाता है ना, वो सिर्फ टोटल बिजनेस के लिए एक बनाता है। मुदी का दुकान में आप बोल सकते हैं कितना आपका फूड ग्रेन से प्रॉफिट आया है, कितना आपका आइसक्रीम बेचने से प्रॉफिट आया है, कितना आपका कोल्ड ड्रिंक्स बेचने से प्रॉफिट आया है, वो नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ सर, वो ये तो जरूर बोल सकता है कितना आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। मतलब वहां पर मोर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इवन वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब हम लोग पूरा बिजनेस को ही सिंगल यूनिट मानते हैं। लेकिन जैसे ही एडवांस एनालिसिस की जरूरत पड़ता है, एडवांस अकाउंटिंग की जरूरत पड़ता है, तब आप बेटर होगा हर आइटम को, रादर हर बिजनेस को आप आइटम छोड़ के बिजनेस को आप अलग अलग प्रॉफिट सेंटर में बांटिए। और प्रॉफिट मतलब आप जानते ही है, आपके पास कॉस्ट भी लगेगा, आपके पास रेवेन्यू भी लगेगा। इसका मतलब क्या आप ये बोलना चाहते हैं जैसे हम लोग पूरा सेल को बिजनेस का सेल बोलते हैं, अब हम उस सेल को पूरा बिजनेस का सेल नहीं बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे सर रेवेन्यू हम पूरा बिजनेस का नहीं लेंगे, रेवेन्यू हम एक एक डिपार्टमेंट का लेंगे, एक एक क्लास का लेंगे। तो सर कॉस्ट, जाहिर सी बात है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बा बिजनेस को अलग अलग दर्जा देते हैं, अलग अलग वैल्यू करते हैं, अलग अलग सेगमेंट मान के चलते हैं, तो रेवेन्यू भी अलग अलग होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी अलग अलग होगा। अच्छा, जो हम लोग टोटल कॉस्ट लिखते हैं, अब ऐसा टोटल कॉस्ट नहीं लिख सकते ना। अब यहां पर आप लोगों को अलग अलग बिजनेस का कॉस्ट अलग अलग से निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, समझ में आया सर। ये तो हो सकता है मेरा बिजनेस का परचेज अलग अलग मेरे समझ में आ गया है, लेकिन कुछ कुछ खर्चा तो होता ही है सर जो एक साथ होता है। मतलब सर मेरा एक पूरा रेंट का प्लेस में मैंने क्या किया, 200 स्क्वायर फीट मैंने ले लिया है सर क्लॉथ बेचने के लिए, और 100 स्क्वायर फीट मैंने ले लिया है सर टेलरिंग के लिए। मेरा रेंट अलग अलग नहीं आता है, मेरा रेंट एक ही आता है सर 6,000 रुपया। कैन यू एक्सप्लेन मी मेरा कितना टेलरिंग का डिपार्टमेंट के लिए होगा, कितना क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए होगा? ये तो सर अलग अलग से नहीं दिया है। एग्जैक्टली अगर अलग अलग से नहीं दिया है तो आपको रैशनल लॉजिक लगाना पड़ेगा। रैशनल लॉजिक का मतलब क्या है बेटा? रैशनल लॉजिक का मतलब आप लॉजिकली सोचिए, रेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे आप लोगों ने ओवरहेड में सोचे थे, रेंट डिपेंड करता है स्क्वायर फीट। तो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, तो हम लोग स्क्वायर की फीट के बेसिस में एक्सपेंसेस को, मतलब रेंट को एलोकेट कर देंगे। अच्छा सर, लाइट पॉइंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, वो भी हम एलोकेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन टू डिपार्टमेंट। तो मतलब दिमाग लगा के बोलने वाली बात है, हम लोग हर आइटम को, हर एक्सपेंसेस को कोशिश करेंगे एलोकेट करने के लिए, अपोर्शन करने के लिए। एलोकेट मतलब मुझे दिया ही है कौन डिपार्टमेंट का कितना, अपोर्शनमेंट मतलब आपको टोटल में दिया है, आपको पता नहीं है किस डिपार्टमेंट का कितना है, कोई लॉजिक लगा के आपको उस एक्सपेंसेस को एलोकेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। तो ये हम लोगों ने ओवरहेड के चैप्टर में भी देखा था, एक्सपेंसेस को एलोकेट करना। सर कुछ कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो एलोकेट किया ही नहीं जा सकता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो ओवरऑल बिजनेस का खर्चा है, तो क्या करेंगे सर?
ओवरऑल बिजनेस का खर्चा है, तो उसको क्या करेंगे? देन सर उसके लिए अलग से कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो तो आपका ना टेक्सटाइल में जाएगा ना क्लोथ डिपार्टमेंट में जाएगा, तो उसके लिए अलग से हम लोगों को कुछ सोच के देखना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये मैटर समझ में आ गया था। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, ऑब्जेक्टिव वही कारण था, प्रॉफिट को एलोकेट करना, प्रॉफिट को डिसाइड करना। वहां पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट नहीं निकाला था। लेकिन आज से हम लोग सीखेंगे, हम लोग चाहे तो हम प्रोडक्ट वाइज को बिजनेस एलोकेट करते हैं, मतलब यहां पर प्रोडक्ट वाइज बिजनेस एलोकेशन, सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट प्रोडक्ट वाइज। आप लोगों ने सेग्रीगेशन, मार्केट सेग्रीगेशन सीखा था ना मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो यहां पर प्रोडक्ट वाइज मार्केट सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट, बिजनेस वाइज मार्केट सेग्रीगेशन। तो बिजनेस वाइज मार्केट सेग्रीगेशन मतलब अकॉर्डिंग टू बिजनेस आप सेगमेंट वाइज बिजनेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर 2 हो सकता है, 3 बिजनेस हो सकता है, वट एवर में भी। तो आपका रिपोर्टिंग का स्टाइल भी 3 बिजनेस का अलग अलग होगा। हाँ, 3 बिजनेस का अलग अलग तो होगा ही, उसके साथ मुझे कंबाइंड प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो सर मुझे क्या बिजनेस का पीएल करना पड़ेगा प्लस डिपार्टमेंट का पीएल करना पड़ेगा? नहीं, डिपार्टमेंट का पीएल से ही मैं इनपुट लेके बिजनेस का पीएल करूंगा। जब करूंगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वेरी इजी है, हम लोग आराम से करेंगे। तो यहां तक था डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने कोई डिपार्टमेंट वाइज बिजनेस एलोकेट नहीं किया था, बिजनेस को एकम एवं अद्वितीय मानते थे, एक ही आइडेंटिटी है। सेमेस्टर 3 में जाके हम लोगों ने बिजनेस को प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेट करना सीखा, बिजनेस वाइज सेग्रीगेट करना सीखा, और जो हम लोग सीखेंगे डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का बेसिक मतलब है दैट इज प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेशन, सेगमेंट वाइज सेग्रीगेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपार्टमेंट वाइज फॉर जनरली इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस, कभी इंटरनल रिपोर्टिंग एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस। each department is considered as profit center। हर डिपार्टमेंट को माना जाता है प्रॉफिट सेंटर। जैसे ही प्रॉफिट सेंटर वर्ड एप्लीकेबल हुआ, टेक्निकल वर्ड इमीडिएट कारण की तरह आएगा, मतलब उस डिपार्ट सेंटर के लिए रेवेन्यू भी आइडेंटिफाइड होगा, उस सेंटर के लिए कॉस्ट भी आइडेंटिफाई होगा। क्लियर और नॉट? जैसे ही किसी आइटम को, किसी यूनिट को प्रॉफिट सेंटर मानते हैं, तो उसका आपका प्रॉफिट रेवेन्यू भी आइसोलेटेड आइडेंटिफाइड होगा, एज वेल एज कॉस्ट भी आइसोलेट एलोकेटेड होगा। नाउ कॉस्ट कैसे एलोकेट करेंगे? 2 तरीका होगा, एक एलोकेशन होगा, एक अपोर्शन होगा। कहां सुने थे, कहां सुने थे? अरे भाई ओवरहेड चैप्टर में आप लोग सुने थे। गुड, एलोकेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फाइन, उसके बाद क्या करेंगे? एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद सर, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे एंड एब्जॉर्ब करेंगे। एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ऐसा अगर कोई एक्सपेंसेस है जो डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता, उसके लिए बिजनेस का जो ओवरऑल पीएल बनेगा वहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो मेरा स्टेप 1 है डिपार्टमेंट को बनाना, स्टेप 2 है मेरा ओवरऑल बिजनेस का पीएल बनाना, एंड स्टेप 3 है बैलेंस शीट। यहां पर बैलेंस शीट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली 3 स्टेप का पार्ट है। यहां पर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, नंबर 2 बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, एंड थर्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। बैलेंस शीट हम लोगों का सिलेबस में नहीं लगेगा, तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एट दैट मोमेंट। तो ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर। We will prepare departmental trading and PL account using the multi-columnar approach। ये मल्टी कलमनर वर्ड का मतलब क्या है? मल्टी कलमनर आप लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। आप लोगों को याद है कैश बुक में 3 ट्रिपल कलम कैश बुक किए थे, बट डबल कलम कैश बुक किए थे बचपन में। कैश बुक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पेटी कैश, याद है? यस और नो? दैट इज कॉल्ड मल्टी कलमनर कैश बुक। तो अगर मल्टी कलमनर कैश बुक है, तो मल्टी कलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा?
मल्टी कलम के लिए आपको अलग 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 आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो दैट इज डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी. तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं 2 डिपार्टमेंट दिया हूं, तो फॉर्मेट का स्टाइल होगा सर नॉर्मली सिंगल कलम होता था, अब 2 कलम, डिपार्टमेंट ए के लिए 1 कलम, डिपार्टमेंट बी के लिए 1 कलम. सर ट्रेडिंग पीएल का कोई अलग कुछ होगा? नो. जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, यहां पर भी सेम आएगा. Assumption of department accounting is to maintain books of records department wise. Why? That is a very very important concept. आप लोग देखिएगा ये सब ट्यूशन में वर्ड में इस्तेमाल ही नहीं होता है. दैट इज मेंटेन आवर बुक्स डिपार्टमेंट वाइज, इसका चर्चा ही नहीं होगा. स्ट्रेट वे में प्रॉब्लम देगा, फॉर्मेट देगा, बोलेगा वहां पर सोल्यूशन. ये फॉर्मेट वाला टीचर बहुत डेंजरस हो जाता है. तो यहां पर डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन जो है उसका जो बुक्स मेंटेनेंस होता है वो किसके बेसिस में होगा? डिपार्टमेंट वाइज होगा. डिपार्टमेंट वाइज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स होगा. ओके. रेवेन्यू शुड बी एलोकेटेड डिपार्टमेंट वाइज. नेचुरली अकाउंटिंग एंड अगर डिपार्टमेंट वाइज होगा, बिकॉज क्यों अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाइज होगा? इसका पीछे रीजन है बिकॉज आप डिपार्टमेंट, आप बिजनेस को एक प्रॉफिट सेंटर नहीं मानते हैं, बिजनेस को डिपार्टमेंट वाइज आपने प्रॉफिट सेंटर बना दिया है. तो प्रॉफिट सेंटर बनाने से तो नहीं होगा. रिकॉर्ड कीपिंग भी डिपार्टमेंट वाइज होगा, रेवेन्यू भी अलोकेट होगा डिपार्टमेंट वाइज, एक्सपेंसेस भी अलोकेट होगा डिपार्टमेंट वाइज. तो एक्सपेंसेस में बी गिवन डिपार्टमेंट वाइज, मतलब बोल देगा डिपार्टमेंट ए का परचेस कितना, बी का परचेस कितना. देखिए एग्जांपल में परचेस ऑफ डिपार्टमेंट ए 40,000, परचेस ऑफ डिपार्टमेंट बी 5,000. सेम वहां पर यह बोल सकता है सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए रुपीज 2 lakh and sales department B रुपीज 3 lakh. बोल ही सकता है. मतलब एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है. चलो एंटिटी वाइज एक्सपेंसेस, मतलब डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस नहीं बोला है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस एज ए होल एंटिटी वाइज बोल दिया. मैंने एक एग्जांपल कुछ देर पहले आपको दिया था रेंट, जहां पर मैंने एंटिटी वाइज आपको रेंट आपके बारे में बात किया था. वी नीड टू अपोर्शन द एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज यूजिंग द सुइटेबल लॉजिक. Unallocated expenses to be transferred to the combined profit and loss account of the entity. मतलब आप लोगों को रेंट बोल दिया है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज बोला है. आप कोशिश करेंगे फर्स्ट स्टेप, आप क्या उस रेंट को डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट कर सकते हैं कुछ लॉजिकल बेस में? अगर एलोकेट कर सकते हैं डू इट. अगर आपको लग रहा है सर एलोकेट पॉसिबल ही नहीं है, देन आपके पास एक ही सिस्टम बचा रहता है, दैट इज आप क्या करेंगे? कंबाइंड पीएल जो ओवरऑल डिपार्टमेंट को लेके आता है, जिसका नाम है कंबाइंड पीएल और जनरल पीएल, आप उसमें डाल देंगे. देयर में बी अ सिचुएशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर. इसका मतलब मैं जानबूझ के क्लोथ डिपार्टमेंट एंड टेलरिंग डिपार्टमेंट का नाम लिया है. क्लोथ डिपार्टमेंट मतलब जानते हो जहां पर कपड़ा बिकता है, और टेलरिंग डिपार्टमेंट जानते हो जहां पर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, टेलर्ड होता है. सर हो ही तो सकता है टेलर डिपार्टमेंट का जो रेडीमेड शर्ट्स वो बेचता है, वो रेडीमेड शर्ट का कपड़ा को वो बाहर से खरीदेगा ना अंदर से लेगा क्लोथ डिपार्टमेंट से. लॉजिकली सोचो तो आप क्या करते? मान लीजिए आपका 2 बिजनेस है, एक टेलरिंग डिपार्टमेंट आप और एक आपका क्लोथ डिपार्टमेंट. आपका पापा का बिजनेस था, पापा का टेलरिंग का बिजनेस भी था, क्लोथ का बिजनेस भी था, लेकिन पापा इतना एडवांस नहीं सोचे थे कि उसका 2 डिपार्टमेंट कर सकते हैं. वो एक ही साथ बिजनेस मानता था. लेकिन आप क्लास करने के बाद आपको दिमाग में करंट की तरह आया, why not we are divide the entire business into the 2 hubs, one for the cloth and one for टेलरिंग. हो ही सकता है आप लोग 2 भाई है, एक क्लॉथ को दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा और टेलरिंग का दे दिया है आपको, दूसरा भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है. अब टेलरिंग डिपार्टमेंट का जो कपड़ा है वो बोलिए तो मार्केट से ज्यादा दाम में खरीदेगा ना, खुद का डिपार्टमेंट, खुद का जो क्लोथ डिपार्टमेंट है वहां से लेगा. क्या लॉजिक बोल रहा है धनमन में?
सर क्लोथ डिपार्टमेंट से। क्लोथ डिपार्टमेंट, खुद का डिपार्टमेंट से ही लेगा, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम होता है इंटरनल ट्रांसफर। तो इंटरनल ट्रांसफर भी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है ना। कौन सा प्राइस में ट्रांसफर करेगा? कॉस्ट प्राइस में भी कर सकता है, मार्केट प्राइस में भी कर सकता है, और कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस उससे थोड़ा कम में भी कर सकता है। हम लोग वो टाइम टू टाइम एनालिसिस करेंगे। ओके, देयर में बी अ सिचुएशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। जो डिपार्टमेंट माल भेजता है उसके लिए हो जाता है ये क्या? ये हो जाता है रेवेन्यू। और जो डिपार्टमेंट के पास माल आता है उसके लिए क्या हो जाता है? इट इज अ परचेज और कॉस्ट। नेसेसरी अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंबाइंड और जनरल पीएल अकाउंट। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, स्टेप्स फॉर डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 1 क्या स्टेप है? प्रिपेयर कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट यूजिंग, कौन सा अकाउंट को यूज करेंगे? यूजिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, यूजिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। दूसरा, कैलकुलेट द ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट using combined or general PL account, combined or general PL account. Last काम, prepare balance sheet। सर कैसे करेंगे? क्या डिपार्टमेंट वाइज बैलेंस शीट बनेंगे? नो, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ए होल, मतलब पूरा एक बिजनेस के लिए, एज ए होल फॉर द बिजनेस, नॉट डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए एज ए होल है। ओके, डन बेटा? चलिए, यहां तक कोई क्वेरी है? यहां तक कोई क्वेरी है आप लोगों का? नहीं है तो एक इलास्ट्रेशन में आते हैं। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, modern engineering works carries on business with the two departments, raw material and manufacturing. From the following details, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2021. डिपार्टमेंट ए रॉ मटेरियल का और डिपार्टमेंट बी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट ओ जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है उसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का नाम होता है फर्नीचर एंड रॉ मटेरियल का नाम होता है वुड। मतलब वो वुड भी बेचता है, वो फर्नीचर भी बनाता है। उसका ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, मतलब सब कुछ दे दिया है। आप आराम से पीएल, ट्रेडिंग पीएल बना ही सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस बोल दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, रेंट बोल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया है। जो क्या बोला है, जो एलोकेट करके, अपोर्शन एलोकेट करके नहीं बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
इट्स टू बी अपोर्शन्ड, वो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। चलिए, बाई सेल्स कितना है बेटा? बाई सेल्स कितना? 4 लाख 6 लाख। देखिए इंफॉर्मेशन देने के स्टाइल, सेमेस्टर 1 में आप लोग जब करे थे डिपार्टमेंट वाइज दिया था? नो, एक साथ दिया था, बिकॉज उस टाइम सोचता मेरा बिजनेस ही मेरा क्या है, मेरा बिजनेस ही मेरा प्रॉफिट सेंटर है। और यहां पर सोच क्या है, यहां पर सोच है मेरा लाइन ऑफ बिजनेस ही मेरा प्रॉफिट सेंटर है, एज ए होल बिजनेस नहीं। वहां पर सोच था एज ए होल बिजनेस, मेरा एंटिटी मेरा प्रॉफिट सेंटर है। यहां पर सोच है बिजनेस ही मेरा प्रॉफिट सेंटर है। तो यहां पर कितना बिजनेस है? दो प्रकार का बिजनेस, एक रॉ मटेरियल का बिजनेस करते हो और एक फिनिश गुड्स का बिजनेस करते हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखिए सेल्स भी दो प्रकार का दिया है, मतलब आपका सोच के अनुसार आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया, दैट इज सेल्स। ओवरऑल सेल्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, आप सेल्स टोटल में लिया है 4 लाख एंड 6 लाख। चलिए, सेल्स 4 लाख 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक, देखिए रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का भी ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, 10,000 15,000। परचेज 2 लाख 4 लाख, 2 lakh 4 lakh, wages 50,000 60,000, freight inward 10,000 5,000, closing stock 40,000 50,000। आ जाओ, परचेज, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक आप लोग जानते ही है, बाई साइड में बैठता है 40,000 एंड 50,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 4,40,000 टोटल यहां पर, एंड यहां पर 6,50,000 टोटल। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,70,000 1,70,000। तो सर ऑलवेज का दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही आता है? दूर पागल, यहां पर आ गया तो मैं क्या करूं, 1,70,000 1,70,000। तो चलिए, और क्या क्या एक्सपेंसेस है? सर सैलरीज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, डिस्काउंट अलाउड है। आ जाओ, सैलरीज 40,000 दैट इज 50,000 बोल दिया है, मतलब एलोकेटेड था। प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000 एंड 7,000 था। डिस्काउंट अलाउड 2,000 और उसके लिए कुछ नहीं बोला है, डैश। एडवर्टाइजमेंट, कौन सा बेसिस में एडवर्टाइजमेंट है? देखो बोल दिया है सेल्स, अगर नहीं बोलता तब भी यही होता। आ जाओ, एडवर्टाइज में एक चार्ट बनाया, एडवर्टाइजमेंट 10,000, सेल्स रेशियो में बटा होगा, दैट इज 4 लाख एंड 6 लाख। तो रेशियो होगा 10,000 इन 4:6, 4,000 एंड 6,000। तो आ जाइए, तो क्या लिखा, एडवर्टाइजमेंट 4,000 एंड 6,000। सर आपने फिर से यहां पर क्यों लिखा ब्रैकेट में? मैंने समझाने के लिए लिखा 10,000 इन 4:6। रेंट, कौन सा बेसिस? रेंट बोल दिया है फ्लोर एरिया, ऑब्वियसली। तो फ्लोर एरिया क्या है? फ्लोर एरिया ऑफ ए इज अ थ्राइस ऑफ बी। क्या मतलब, अगर बी का x है तो ए का होगा 3x। आ जाइए, रेंट, फ्लोर एरिया 3:1, तो टोटल 5,000 रेंट, फ्लोर एरिया 3x एंड 1x, दैट इज 3:1। तो 5,000 को 3:1 में बटा है 3,750 1,250। तो यहां पर भी देखिए मैंने रेंट को 5,000 को 3 सेम रेशियो में बांटा है, 3,750 1,250। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो चलिए, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी मैंने 2:3 में ही बटा है, 2,400 3,600। क्लियर? 2,400 एंड 3,600। डन। तो इलेक्ट्रिसिटी 6,000 एंड 2,400। आ जाओ, देखो इलेक्ट्रिसिटी को मैंने लिख दिया है 2,400 एंड 3,600।
तो डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल इनकम और कुछ अदर इनकम कुछ नहीं है, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्काउंट रिसीव कुछ नहीं था, तो प्लस माइनस करके मेरा क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आ गया। वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे सर, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अल्टीमेटली जाता है जनरल पीएल में, तो ये ट्रांसफर हुआ है, देखो जनरल पीएल में नेट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट, और भी एक लिख सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। डन। तो जनरल पीएल में क्या आएगा, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट 1,12,850 एंड 1,02,150, टोटल 2,15,000। बाकी प्रॉफिट आप लोग जानते हैं, जनरल पीएल का प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में। सो टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट, एक किसका नेट प्रॉफिट है सर, ये डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का एज ए होल, और ये दो क्या था, डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट। तो दो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, ये नेट प्रॉफिट हुआ है डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, बिजनेस का एज ए होल नेट प्रॉफिट। क्लियर और नॉट। तो यहां पर 1,12,850, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1,12,850, और डिपार्टमेंट बी का 1,02,150, दो मिला के 2,15,000, नेट प्रॉफिट 2,15,000, दैट इज द टोटल। सर बैलेंस शीट मैंने तो इंफॉर्मेशन एसेट लायबिलिटी का दिया ही नहीं, आप बैलेंस शीट करेंगे कैसे, ओके, तो बैलेंस शीट पॉसिबल नहीं है, तो इग्नोर करते हैं। और बोला भी है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल करने के लिए। बोलिए यहां तक कोई डाउट आप लोगों का, यहां तक कोई डाउट आप लोगों का। नो सर। सबसे पूछ रहा हूं। No, sir. No, sir. No, sir. फोर इज टू सिक्स कहाँ दिया मैंने, हाँ बोलो। 4:6 किया ना एडवर्टाइजमेंट में। डिपार्टमेंट ए, होल्ड, डिपार्टमेंट बी, हाँ बोल बेटा। सर एडवर्टाइजमेंट में 4:6 हाँ है, वो क्वेश्चन में कहाँ है? क्वेश्चन में तो नहीं था, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ क्या, इन द रेशियो ऑफ बेटा सेल्स। सेल। तो सेल्स का रेशियो क्या है, सेल्स का रेशियो 4 लाख 6 लाख, तो क्या हुआ बेटा, वो अच्छा निकाले है ना। निकाले है। रेंट का थोड़ी बोल दिया था, इनडायरेक्टली बोल दिया था, थ्राइस आप उसके बेसिस में लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोबेबली बोल दिया था, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया था, बाकी सब इम्प्लाइड करके छोड़ दिया था। अच्छा। मान लीजिए यहां पर और एक एक्सपेंसेस मैंने लगा दिया, दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए मैंने दे दिया है ₹2,000, तो आप क्या करेंगे सर, यहां पर तो ऑप्शन नहीं है, तो सर ये क्या डिपार्टमेंट में एलोकेट होगा सर, कहीं पर तो नहीं बोला है, डिपार्टमेंट का कोई रेशियो भी नहीं है लॉजिकल, तो क्या करेंगे बेटा, देन तो सर में डिबेट। देन पूरा जनरल पीएल में जाएंगे, टू जनरल एक्सपेंसेस बोल के, अगर डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पर तो लिखना पड़ेगा, दैट इज 2000।
ओके, तो 2000 आ जाओ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम होके हो गया 2,13,000, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो मैंने आपको प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके साथ मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर किया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्शन आपको लिया है, इसके बाद ये भी बोला है रेवेन्यू को अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट को भी अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट अगर डायरेक्टली एलोकेटेड है तो नो प्रॉब्लम, अगर डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं है तो देखेंगे क्या अपोर्शन कर सकते हैं। अगर सर अपोर्शन कर सकते हैं तो उस लॉजिक में और उसी बेस में अपोर्शन करेंगे जो लॉजिकल बेस है। रेंट है तो फ्लोर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइटिंग पॉइंट्स, जो लॉजिकल लगेगा। सर तब भी नहीं हो रहा है, तब तो हम लोगों को और ऑप्शन नहीं है, जनरल पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे यहां पर भी किया था। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने बिजनेस को सिंगल एंटिटी माना था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम सिंगल एंटिटी का देते थे। यहां पर हम बिजनेस को, हम लोग पूरा एंटिटी को प्रॉफिट सेंटर नहीं मानते हैं, हम लोग बिजनेस को प्रॉफिट सेंटर मानते हैं। तो हर प्रॉफिट सेंटर के लिए अलग अलग हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट किए, सो दैट वी कैन एनालाइज। ये करने का लॉजिक तो कुछ होगा, हम देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस कर रहा है। यहां पर दोनों ही प्रॉफिट है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट कम है, डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं सर यहां पर प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट ए को और भी एफिशिएंट होना पड़ेगा। यहां पर देखिए ना, डिपार्टमेंट बी के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो आपको एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन वो आपको कहां से मिलेगा? अगर प्रॉफिट और लॉस का इंफॉर्मेशन आपको सामने है तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट क्लास, जहां पर क्या सिलेबस है, एवरीथिंग मैंने आपको क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस एंड डिपार्टमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर ये ओवरहेड चैप्टर से मैच कर रहा है ना सर? ना ना ना, वो थोड़ा पार्ट, थोड़ा कॉन्सेप्शन से तो तुम बोलोगे 2+2 ऐड कर रहा हूं, ये तो क्लास 1 में सिलेबस में था। यस, ये छोटा एक पार्ट जो आप लोगों को मैच कर रहा है। एलोकेशन जब बोले, यस, एलोकेशन अपोर्शन तुम लोगों का दिमाग में करंट की तरह आया, हाँ मैंने किया है, और शाहीना कुरैशी तो करेगा, ये तो ओवरहेड की पागल की तरह करके रखा था।